गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बोहर मॉडल किया था। तो बोहर मॉडल के बेसिक पॉइंट्स हमने बता दिए थे आपको। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स पाथ, एंगुलर मोमेंटम शुड बी NH/2π, एनर्जी -2.18 × 10⁻⁹ as long as electron revolves in its orbit, it will neither lose nor gain energy, but if it gains energy, it will jump to the higher orbit called excited state, and if it lose energy, it will jump to the lower orbit called ground state. So change in energy हमारा होगा E फाइनल माइनस E इनिशियल। उसमें एग्जांपल हमने दी थी। उसके बाद रेडियस एंड वेलोसिटी, और एक क्वेश्चन भी इसमें हमने बता दिया था कि वाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज कंसिडर्ड नेगेटिव। तो ये हमारी बोहर मॉडल हमारा लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो गया था। आज जो हमें करना है वो करना है कि हाउ दिस बोहर मॉडल एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ बोहर मॉडल। तो आज हम उसी को लेंगे नेक्स्ट। चलिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में हमने बोहर मॉडल से थोड़ा सा पहले बताया था कि इट कंसिस्ट ऑफ 5 सीरीज ऑफ लाइंस। फर्स्ट, लेमन सीरीज, लेमन सीरीज इन अल्ट्रावायलेट रीजन, लेमन सीरीज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। सेकंड इज बामर सीरीज, बामर सीरीज इन आवर विजिबल रीजन। थर्ड is Paston series, third is Paston series, third is Paston series which is in IR infrared region. Fourth, Brecht series in IR again, and fifth is Pfund series again in IR region। तो ये 5 सीरीज हमने इसमें आपको बताई थी। तो अब बात हमारी आता है कि वाई लार्ज नंबर ऑफ लाइंस अपीयर्स इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जबकि जैसे सोडियम एलिमेंट है, सोडियम में सिर्फ 2 ही लाइन आती हैं एट 489 एंड 589 एंड 589.6 नैनोमीटर पे। तो सोडियम में जब हमारी 2 ही लाइन आती है, तो हाइड्रोजन में इतनी सारी लाइंस क्यों आती है जबकि इसके अंदर तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब उसका रीज़न क्या है, देखिए। क्वेश्चन है आपका कि वाई लार्ज नंबर ऑफ लाइंस, वाई लार्ज नंबर ऑफ लाइंस अपीयर्स इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वाई लार्ज नंबर ऑफ लाइंस अपीयर्स इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो उसका रीज़न क्या है, सुनिए जरा। आंसर, ए स्मॉल सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस इफ वी टेक that will contain large number of molecules. If we take a small sample of हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का छोटा सा सैंपल भी अगर हम लेंगे, 2 ग्राम भी लेते हैं, देन इट विल कंटेन 6.02 × 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तब इसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, जब उसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, मोलिक्यूल डिसोसिएट इनटू एटम्स, मोलिक्यूल्स डिसोसिएट इनटू एटम्स। तो जब थोड़ा सा भी करंट अगर, जब भी उसमें करंट अगर हम पास करते हैं, तो जो मोलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन मोलिक्यूल, इट विल डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन एटम्स।
नाउ डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स विल एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो उस स्पार्किंग से हाइड्रोजन एटम विल गेन्स एनर्जी। different number of atoms gains different amount of energy and will get excited अब एनर्जी गेन करेंगे तो वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे, मतलब हायर ऑर्बिट में जंप कर जाते हैं, एंड विल गेट एक्साइट टू different energy levels, excite to different energy level, different energy levels में वो excite हो जाते हैं। नाउ दे विल कम बैक। लाइफ स्पैन जो होता है एक्साइटेड स्टेट का बहुत कम होता है। लाइफ स्पैन ऑफ एक्साइटेड स्टेट बहुत थोड़ी देर के लिए होती है। एक्साइटेड स्टेट, लाइफ ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज वेरी लेस, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एक्साइटेड स्टेट होती है। इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन वापस अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आता है, एंड इट में यूज डिफरेंट पाथ इन डिफरेंट एटम। अलग अलग एटम के अंदर अलग अलग पाथ यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं हम। सपोज कीजिए देयर इज एन इलेक्ट्रॉन विच इज इन ग्राउंड स्टेट इन ऑर्बिटल नंबर 1। दिस इज ऑर्बिट नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। एक इलेक्ट्रॉन जो आपके ग्राउंड स्टेट में था फर्स्ट में, आफ्टर गेनिंग एनर्जी इट जम्प्स टू सेवंथ ऑर्बिट में चला गया एनर्जी गेन करके वो। नाउ इट विल रिटर्न बैक, और वापस आते वक्त वो कौन सा रूट अपना सकता है, किस रूट से वापस आ सकता है? इट में जम्प डायरेक्टली फ्रॉम सेवंथ टू फर्स्ट, और इट में जम्प फ्रॉम सेवंथ टू सेकंड, इट में जम्प फ्रॉम सेवंथ टू थर्ड, इट में जम्प फ्रॉम सेवंथ टू फोर्थ, जम्प फ्रॉम सेवंथ टू फिफ्थ, और इट में जम्प फ्रॉम सेवंथ टू सिक्स्थ। अगर वो सपोज कीजिए हम बिल्कुल शॉर्टेस्ट हम लेते हैं, वो सेवंथ से सिक्स्थ में जंप कर गया। अब सेवंथ से सिक्स्थ में जंप करता है तो सिक्स्थ से वो फर्स्ट में जंप करता है, उसके बाद सिक्स्थ टू इट में जंप टू सेकंड, फ्रॉम सिक्स्थ इट में जंप्स टू थर्ड, सिक्स टू फोर्थ और सिक्स टू फिफ्थ। अगर सपोज कीजिए वो आपका फिफ्थ में आ गया तो शॉर्टेस्ट ले रहे हैं हम, सेवन्थ से सिक्स, सिक्स से फिफ्थ। अब फिफ्थ से वो डायरेक्टली फर्स्ट में भी आ सकता है, फिफ्थ से वो सेकंड में भी आ सकता है, फिफ्थ से वो थर्ड में भी आ सकता है, फोर्थ में भी आ सकता है। आफ्टर फोर्थ इट में जम्प्स फ्रॉम फोर्थ टू फर्स्ट, फोर्थ टू सेकंड और फोर्थ टू थर्ड। उसके बाद थर्ड से फर्स्ट और सेकंड से फिर फर्स्ट। दीज आर द डिफरेंट सीरीज। दिस फर्स्ट सीरीज इज जिसमें इलेक्ट्रॉन आपके फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, दिस इज योर लेमन सीरीज। जहाँ इलेक्ट्रॉन आपके सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, दिस इज योर बामर सीरीज। थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, इट इज योर पास्टन सीरीज। फोर्थ में आपका आया तो ब्रैक्ट सीरीज, और फिफ्थ में आपकी पीफंड सीरीज। तो ये आपकी वो 5 सीरीज हैं जो कि लाइन अपीयर होती हैं।
तो वो डिफरेंट रूट अपना सकता है और डिफरेंट रूट के हिसाब से फिर उसमें आपके डिफरेंट लाइंस अपीयर होती हैं। सो ईच जंप रिलीज डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, हर एक जंप में अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा डिफरेंट होगी, एनर्जी डिफरेंट होगी, तो लाइन की वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी और वो अलग वेवलेंथ पर प्रोड्यूस होगी। तो आप इसमें लिख सकते हैं आपके ईच जंप will release different amount of energy and hence produce different line। एनर्जी डिफरेंट होगी तो वेवलेंथ भी उसकी डिफरेंट होगी, डिफरेंट लाइन कोरस्पोंडिंग टू डिफरेंट वेवलेंथ, अलग वेवलेंथ की लाइन अपीयर होगी। तो ये हमारा क्यों लार्ज नंबर ऑफ लाइंस अपीयर्स हुई, टेल बाई बोहर मॉडल। अब इसमें आपका क्वेश्चन आता है कि अगर ये डिफरेंट लाइंस आती हैं तो उस लाइन की वेवलेंथ क्या होगी। किसी भी लाइन की वेवलेंथ पूछ जा सकती है। पहले हम आपको बता देते हैं आपको कि ये जो आपकी फर्स्ट लाइन कौन सी होगी। बामर सीरीज़ की अगर हम बात करते हैं तो इन बामर सीरीज दिस लाइन बी योर फर्स्ट लाइन। बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन सेकंड में आ रहा है तो थर्ड टू सेकंड इज योर फर्स्ट लाइन, दिस इज योर सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, और इस तरह से आपकी जो लास्ट लाइन होगी वो आपकी होगी फ्रॉम इन्फिनिटी टू सेकंड, दैट विल बी योर लास्ट लाइन। अगर लेमन सीरीज की बात करते हैं तो लेमन सीरीज में आपकी सेकंड से फर्स्ट आपकी फर्स्ट लाइन होगी और इन्फिनिटी से फर्स्ट आपकी लास्ट लाइन होगी। तो क्वेश्चन आपका कुछ भी आ सकता है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो उसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, वेवलेंथ, वेव नंबर इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वेयर 1/n1² माइनस 1/n2²। इसमें आर एच आपका रिडबर्ग्स कांस्टेंट है, आर एच इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स या फिर 10967700 मीटर इनवर्स, वो डिपेंड करता है आपकी वेवलेंथ मीटर में आएगी या सेंटीमीटर में आएगी। जिसमें आपकी वेवलेंथ कैसे निकालोगे, ये आपका वेव नंबर है, दिस इज योर वेव नंबर, और वेव नंबर हम कैसे निकालते हैं वेव नंबर होता है हमारा 1/λ। तो कुल मिलाकर आपको वेवलेंथ अगर निकालनी है तो आपका फार्मूला हो गया 1/λ इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वेयर, जेड इसमें आपका एटॉमिक नंबर है, 1/n1² माइनस 1/n2², और इसमें यह भी ध्यान रखना कि n2 इज ऑलवेज मोर देन n1। अब क्या वैल्यू होगी n1 और n2 की। अगर बात है बामर सीरीज की, या फिर पहले लेते हैं लेमन सीरीज के लिए n1 है आपकी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में आ रहा है। अगर आप ऊपर देखें तो लेमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है, इन लेमन सीरीज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन कम्स टू द फर्स्ट ऑर्बिट। तो n1 जो आपकी लेमन सीरीज के लिए होगी 1, n1 इज 1। n2 अब कहाँ से आ रहा है, तो n2 फॉर द फर्स्ट लाइन के लिए जो आपका n2 है वो होगा, कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट लाइन आ रहा है सेकंड से, तो 2 to 1 आपका फर्स्ट लाइन में होगा, n2 2 होगा, n1 1 होगा। सेकंड लाइन के लिए 3 to 1 है तो n1 1 और n2 3। तो जो n2 है आपका वो कुछ भी हो सकता है,
N2 will be maybe 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, लास्ट होगा इन्फिनिटी। तो फर्स्ट लाइन के लिए लेमन सीरीज की अगर बात है N1 तो हमेशा 1 ही रहेगा। हाँ, N2 आपका लेमन सीरीज में फर्स्ट लाइन के लिए 2, सेकंड लाइन के लिए 3, थर्ड लाइन के लिए 4 हो जाएगा, लास्ट लाइन के लिए इन्फिनिटी हो जाएगा, लास्ट लाइन आ जाएगी फ्रॉम इन्फिनिटी। अगर सीरीज आपकी बामर अब बामर सीरीज में जो आपका N1 है वो है इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है। बामर सीरीज में आप देखोगे इलेक्ट्रॉन हमेशा सेकंड सेल में आता है। दिस इज बामर सीरीज, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज जंप्स टू सेकंड, चाहे कहीं से भी जंप करे सेकंड में जंप करेगा। तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है आपका सेकंड में, तो N1 तो रहेगा आपका हमेशा 2। हाँ, कहाँ से आ सकता है, फर्स्ट लाइन की बात है तो थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से एंड सो ऑन फ्रॉम इन्फिनिटी। फर्स्ट लाइन के लिए थर्ड से, सेकंड लाइन के लिए फोर्थ से, फिफ्थ लाइन के लिए सिक्स से। ऐसे ही अगर आपकी पास्टन सीरीज है तो पास्टन सीरीज में इलेक्ट्रॉन आएगा थर्ड ऑर्बिट में, और कहाँ से आएगा, फोर्थ से भी आ सकता है, फिफ्थ से भी, सिक्स, सेवन्थ अप टू इन्फिनिटी। ब्रैकेट सीरीज है तो आपकी N1 हो जाएगा 4 और N2 हो जाएगा आपका 5, 6, 7, 8 अप टू इन्फिनिटी। और लास्ट अगर आपकी पी फंड सीरीज है तो N1 हो जाएगा आपका 5 और N2 हो जाएगा 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। तो सेकंड क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ। अब वेवलेंथ ऑफ, जैसे सपोज कि ये आपका क्वेश्चन आ जाए कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ द बामर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। कैलकुलेट लैम्डा ऑफ थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो देखिए इसमें जरा आप थर्ड लाइन क्या होगी। अब बामर सीरीज है, इट्स मीन N1 इज 2, इलेक्ट्रॉन सेकंड में आ रहा है। अब कहाँ से आ रहा है, थर्ड लाइन देखिए जरा, जो फर्स्ट लाइन होगी, फर्स्ट लाइन के लिए N2 होगा 3 से 2, सेकंड लाइन के लिए N2 हो जाएगा 4 और थर्ड लाइन के लिए N2 हो जाएगा 5। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो कुल मिला ले इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट से या फिफ्थ से सेकंड में आ रहा है, तब हमें उस लाइन की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो वेवलेंथ हम उसकी कैसे कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला मैंने आपको दे दिया अभी। तो 1/λ इज इक्वल टू RH, 1/λ इज इक्वल टू RH Z², 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 तो RH आपका इसमें 109677 इंटू Z, हाइड्रोजन एटम है तो 1 एटॉमिक नंबर, 1/4 माइनस 1/25, 1/4 माइनस 1/25। तो ये आपकी जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो 109677 इंटू 1/4 अपन 1/25 आज आपका 125 4 21 डिवाइड बाई 100। और ये ध्यान रखना, ये आपका 1/λ है। यहाँ बच्चे के बाद गलती करते हैं, लैम्डा क्या होगा, लैम्डा हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 109677 इंटू 21, बिल्कुल इन्वर्स आएगा। और इसकी जो वैल्यू आपकी आएगी वो क्या वैल्यू आएगी देखिए ज़रा, द वैल्यू विल बी 100 डिवाइडेड बाई 109677 डिवाइडेड बाई 21, इट कम्स टू बी 4.34 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 रेज टू द पावर, चलिए 10 रेज टू द पावर -5। अब ये सेंटीमीटर में होगा क्योंकि हमने जो वैल्यू RH के लिए है वो 109677 सेंटीमीटर इनवर्स के लिए है। तो सेंटीमीटर में आपका वेवलेंथ आएगी, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, मीन्स 4.34 इंटू 10 रेज टू द पावर -7 मीटर
या फिर इसको मैं 434 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 मीटर भी लिख सकता हूँ, विच बिकम्स इक्वल टू 434 नैनोमीटर। 434 नैनोमीटर। तो इस तरह से वेवलेंथ कैलकुलेट की जाती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन व्हाई लार्ज नंबर ऑफ लाइन अपीयर्स, उसका आंसर हमने दे दिया। सेकंड क्वेश्चन हाउ कैन वी कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एनी लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन ऑफ बामर लेमन, किसी भी सीरीज की। और फोर्थ जो इसमें थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है वो है आपका हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी अपीयर, कैलकुलेट maximum number of lines that may appear when electron jumps from। अब कोई भी दिया जा सकता है आपको 7 to 2, 8 to 1, किसी में भी। सपोज कीजिए 8 से 1 में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो मैक्सिमम लाइंस कितनी आ सकती हैं। तो उसके लिए मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस विल बी इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो जैसे 8 से 1 का एग्जांपल आएगा हमारा, तो 8 माइनस 1 इंटू 8 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो 8 माइनस 1 आपका हो गया 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 8 डिवाइड बाई 2, इट विल बी 28 लाइंस अपीयर होंगी। अभी जो एग्जांपल हमने लिया था, एग्जांपल पिछला जो हमारा था वो था 7 से 1 में, सॉरी इलेक्ट्रॉन 7 to 1। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो सकती हैं। तो 7 माइनस 1 इंटू 7 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सो इट विल बी 6 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 21। तो 21 मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस आएंगी। ये आप देख भी सकते हो। ये जो हमने एग्जांपल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का लिया था, 7 से 1 का हमने एग्जांपल लिया था। हमारी लाइंस, इसको मैं ज़रा इसे दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर ये इसमें हमने एक मिनट, इसमें हमने ये इन्फिनिटी की ले ली थी, इन्फिनिटी वाली नहीं लेनी है। इन्फिनिटी की लाइन में डिलीट मार रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं ज़रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। जब 7 से 1 में आए तो हमारी 21 मैक्सिमम लाइन आ सकती है, और वही हमने यहाँ पर कैलकुलेट भी किया है। कुछ भी हो सकता है आपका। व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 9 to 3 मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस, तो 9 माइनस 3 इंटू 9 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो 9 माइनस 3 इज 6 इंटू 9 माइनस 3 6 प्लस 1 7 डिवाइड बाई 2, अगेन 21 लाइन विल यस। तो इस तरह से हम मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन थी बोहर मॉडल की। अब इसके बाद इसमें आपका एक क्वेश्चन और आ जाता है कि व्हाट इज़ द ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर मॉडल। तो बोहर मॉडल हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन सिर्फ इसमें अब एक हमारा रह गया कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर मॉडल, लिमिटेशंस ऑफ, कमियाँ इसकी, लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल, बोहर्स मॉडल। तो 2-3 इसमें लिमिटेशन है। नंबर वन इट गिव्स 2-डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये एटम को 2 डायमेंशनल शो कर रहा है, बाकी जबकि हमारा एटम होता है 3 डायमेंशनल, स्फेरिकल होता है, गोल दिखा रहा है ये, लेकिन एक रिंग की तरह, जबकि हमारा एटम होता है सर्कुलर होता है, लेकिन एक बॉल की तरह स्फेरिकल होता है। while एटम इज 3 डायमेंशनल। ये हमारी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बता रहा है, जबकि एटम हमारा 3 डायमेंशनल होता है। सेकंड, इट फेल्स
टू एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन करने में ये फेल हो जाएगा। आप देखना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या बोहर मॉडल पे जब भी न्यूमेरिकल कोई आएगा या क्वेश्चन कोई आएगा, दैट क्वेश्चन विल बी फॉर हाइड्रोजन और हीलियम आयन। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज आगे समझ लो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है। या फिर लिथियम +2 आयन, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 रिमूव हो चुके हैं, बचता 1 ही है। तो इस सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये एप्लीकेबल है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जहाँ 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर हो गए तो उसके लिए ये वैलिड नहीं है, इट फेल्स। थर्ड इज it do not explain Zeeman effect and Stark effect। अब ये Zeeman effect और Stark effect क्या है? Zeeman effect is splitting of spectral line into fine line in magnetic field। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रम को रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में जो एक स्पेक्ट्रल लाइन है वो भी काफ़ी सारी छोटी छोटी लाइंस में स्प्लिट हो जाती है। तो इसको बोलते हैं हम जीमैन इफेक्ट। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू मैनी फाइन्स लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमैन इफेक्ट। और सिमिलरली स्टार्क इफेक्ट, इट इज आल्सो सेम, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन into fine lines, into many fine lines। ये भी वही चीज़ है बट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। तो 3 ड्रॉबैक होगी। नंबर 1, इट गिव्स 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाइल एटम इज 3 डायमेंशनल। इट फेल्स टू एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इट डू नॉट एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। और उसके बाद एक ड्रॉबैक हो रहा है इसमें, वो है आपकी कि इट डज नॉट एक्सप्लेन डी ब्रोगलीज ड्यूअल नेचर। डी Broglie dual nature of matter and Heisenberg's uncertainty principle। ये डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन नहीं करता। तो कुल मिलाकर ये इसकी ड्रॉबैक्स हैं। तो ये ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।